मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका प्रदीप सर आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स में। मित्रों, आपने सुना होगा कि मानव विकास की अपने प्रारंभिक अवस्था में अपने छोटे छोटे कदमों के द्वारा बहुत लंबी लंबी दूरियों को तय करता था, किंतु विकास की इस अवस्था के बाद से मानव ने कुछ पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया और इन पशुओं के द्वारा वह सवारी का काम करता था। इससे वह लंबी दूरियों को थोड़े कम समय में तय करना सीख गया। किंतु बाद के कालों में हमने यह भी देखा है कि मानव ने नई तकनीकी का विकास किया और बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी जैसे तत्कालीन समय के स्टेटस सिंबल रहे लग्जरियस तकनीकी वाली गाड़ियों को विकसित किया। इनके द्वारा वह थोड़ा सा और समय की बचत कर सका और अंततः आज हम देखते हैं कि ये बैलगाड़ी आज हवाई जहाज़ का रूप ले चुके हैं और मानव के छोटे कदम धरती से लेकर के आसमान अर्थात चांद तक पहुंच चुके हैं। हम लोग ये देखने का प्रयास करें कि आखिर ये कैसे संभव हो चुका है या ये संभव होने के लिए किन किन प्रावधानों की आवश्यकता पड़ी या इसे संभव करने के लिए किस विशेष ज्ञान की ज़रूरत पड़ी। तो हमें पाते हैं कि यह विशेष ज्ञान विज्ञान है और विज्ञान के बल पर ही ये समस्त घटनाएं संभव हो चुकी हैं। मनुष्य ने विज्ञान के इस बल पर, विज्ञान के इन आविष्कारों के बल पर विकास के समक्ष या उसके जीवन के समक्ष आने वाली चुनौतियों को पार करना सीख लिया और उसकी खोजी मानसिकता ने आज मानव को इस सृष्टि का सबसे विकसित प्राणी बना दिया है। इसमें योगदान किसका है? इस विशेष ज्ञान या विज्ञान का। विज्ञान का जब हम लोग व्यवहारिक रूप देखते हैं तो वो प्रौद्योगिकी होता है, अर्थात प्रौद्योगिकी विज्ञान का व्यवहारिक रूप है जिसमें विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, यह नियम और सिद्धांत जब प्रयोग में आते हैं तो यह मानव हित या इस सृष्टि के हित में हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे वनडे एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज या अन्य कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कितना कारगर है, कितना महत्व रखता है और उसके सिलेबस क्या है, इसका हम लोग अध्ययन करें। इसके सिलेबस के अध्ययन के बाद से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रत्येक हिस्से को पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं। आइए देखते हैं। मित्रों, साइंस और टेक्नोलॉजी या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला होता है साइंस और दूसरा होता है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। अभी हमने पढ़ा है कि साइंस और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है। अब हम लोग देखते हैं साइंस में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स आते हैं या टॉपिक आते हैं। साइंस में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फिजिक्स। दूसरा है हम लोगों का केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी और चौथा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मित्रों जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मैकेनिज्म से लेकर के हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स तक के प्रत्येक पार्ट्स को पढ़ेंगे। हम लोग इसके अंदर जा कर के लाइट, साउंड, वेव्स या अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ेंगे और वहाँ पर जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का भी विश्लेषण करेंगे, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या किसी भी पैटर्न के प्रश्न हो। अगला है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री मित्रों सिविल में थोड़ा सा कम सिलेबस घेरता है या ये थोड़े से कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और यह अन्य सब्जेक्ट्स या अन्य टॉपिक से कैसे कोरिलेट होता है इसको हम लोग देखेंगे। अगला है मित्रों बायोलॉजी। आप जानते होंगे कि बायोलॉजी के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, दो महत्वपूर्ण ब्रांच होते हैं, जिसमें एक जूलॉजी होता है और दूसरा बॉटनी होता है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों के अपने महत्व होते हैं। जूलॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज में, और बॉटनी से भी। इन हिस्सों से स्टेट सिविल सर्विसेज से थोड़े कम प्रश्न उठते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठते हैं। हम लोग बायो के इन हिस्सों को भी काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे और इस जूलॉजी वाले हिस्से के महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करेंगे और आगे यह भी देखेंगे कि करंट अफेयर्स से भी प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं। इनके बाद से एक अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, और इसके अध्ययन के बिना साइंस का अध्ययन अधूरा है। यूं कहेंगे कि इकोलॉजी साइंस के अन्य ब्रांचों जो हैं, जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में महत्वपूर्ण ये शाखा है, और इसका जब अध्ययन किया जाता है तो इसमें अन्य जो घटनाएं घटती हैं उनको आपस में संबंधित किया जाता है, और जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें हम लोगों का एनवायरमेंटल स्टडीज का भी कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। चूंकि यह नया है और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस हिस्से को हम लोग महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। देखेंगे कि यह इकोलॉजी कैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखता है, वनडे एग्जाम से लेके सिविल सर्विसेज तक। सिविल सर्विसेज में मित्रों यहाँ से मेंस में काफ़ी प्रश्न आते हैं, जिसे हम लोग को रिलेट करना सीखेंगे और कैसे लिखा जाता है इसके आंसर को, वो भी हम लोग देखेंगे। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो दूसरा महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण ही कहेंगे जो हिस्सा है, वह प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। मित्रों यह सिविल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, किंतु स्टेट सिविल सर्विसेज में यहाँ से थोड़े से, इसके अपेक्षा थोड़े से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ तक कि यूपी कमीशन में 25 से 30 प्रश्न साइंस के इन हिस्सों से, इन दोनों हिस्सों को मिला करके आए हुए हैं। इसके अलावा वनडे एग्जाम में 20 से 25% साइंस के इस पूरे हिस्से से प्रश्न पूछा जाता है। मित्रों यह टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है, इसमें सिविल सर्विसेज और अन्य जो एग्जाम होते हैं वनडे से लेके स्टेट सिविल सर्विसेज, उन समस्त प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजी में हम लोग या प्रौद्योगिकी में किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इनको हम लोग देखते हैं। जो पहला है मित्रों वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह सूचना प्रौद्योगिकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें जब आगे हम लोग बढ़ के देखेंगे तो बिग डाटा, इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग देखेंगे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। फिर आगे हम लोग महत्वपूर्ण हिस्सों को, इंटरनेट के महत्वपूर्ण हिस्सों को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ जीडीपी में भी योगदान करता है। क्या क्या महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इनको हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मित्रों डिफेंस टेक्नोलॉजी का। यह डिफेंस टेक्नोलॉजी आज के दौर की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें हम लोग जब देखते हैं तो कई टॉपिक्स को देखते हैं, जिसमें इस समय जो सबसे चर्चित टॉपिक है वो है मित्रों मिसाइल टेक्नोलॉजी। या मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रक्षेपास्त्रों का या मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले कहाँ से होता है। हम लोग देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने भी इसमें कुछ योगदान दिया था, उसको देखेंगे। प्राचीन काल में भी क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा होता था, और होता था तो इसको किस रूप में प्रयोग किया जाता था। क्या
रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार डिफेंस टेक्नोलॉजी का हिस्सा माने जा सकते हैं। इन समस्त हिस्सों को देखेंगे। फिर अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो वर्तमान इतिहास है या वर्तमान जो स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हम लोग शुरुआत में हमारे यहाँ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की स्थिति आई थी उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चुनौतियाँ आईं और भारत ने उसको पार पाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। हमारे यहाँ मिसाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, मिसाइल्स की जो श्रेणी होती है किस आधार पर डिवाइड होती है, और हम लोग इस डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के अलावा और कहां तक पहुंच रखते हैं, ये समस्त हिस्से को देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यह नाभिकीय प्रौद्योगिकी है मित्रों। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं परमाणु और न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। एनर्जी क्राइसिस में, ऊर्जा संकट में यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे आज योगदान कर रहा है। क्या हमारे यहाँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो इस समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अधीन काम करते हैं महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। क्या ये हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक उत्थान में योगदान दे रहे हैं। क्या हमारे यहाँ जीडीपी इससे प्रभावित होती है। इन समस्त हिस्सों को देखेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि इसमें नाभिकीय भट्टियाँ क्या होती हैं, इसका निर्माण कैसे होता है और इनसे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है मित्रों इस टेक्नोलॉजी का वह बायोटेक्नोलॉजी होता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यह देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, जैसे क्या इसमें हम लोग स्टेम जो सेल होते हैं इसका अध्ययन करते हैं तो वो भी उसमें क्या क्या होता है। इसके अलावा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एक महत्वपूर्ण विधा है इस टेक्नोलॉजी का, जिसके जनक हम लोग एलेक जेफरेक को मानते हैं। क्या भारत में यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कारगर है? अगर है तो क्या है, कैसे है, ये हम लोग देखेंगे। फिर इसी में हम लोग देखेंगे आगे बढ़ कर के कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हमारे यहाँ विभिन्न तरह के जीएम या जेनेटिक मोडिफाइड फसलों का निर्माण किया जाता है और इससे हमारे यहाँ किसानों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है और अंततः हम लोग देखेंगे कि क्या देश के विकास में ये जीएम फसलों का योगदान है। फिर आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ कर के देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हिस्से में ही कि विभिन्न जो प्रौद्योगिकियां विकसित होती हैं उनसे क्या मानव जीवन के स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन कहाँ तक हो रहा है और बायोटेक्नोलॉजी उन परिवर्तन को रोकने के लिए क्या योगदान कर सकता है। मित्रों, इसका अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है टेक्नोलॉजी का वो हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, जिसे कृषि प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यह आज के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के लिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और बिना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के कृषि प्रधान देश की उन्नति संभव नहीं हो सकती है मित्रों। इसलिए सिविल सर्विसेज ने इसको टारगेट बनाया हुआ है। स्पेशली यूपी कमीशन से तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सिविल सर्विसेज के मेंस वाले हिस्से में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इन हिस्सों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इससे भारत की कृषि क्षेत्र में कैसे उन्नति होती है। इसके अलावा हम लोग यह देखेंगे कि हमारे यहाँ की सिंचाई व्यवस्था इस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ रही है, कैसे हम लोग विदेशी देशों के साथ या अन्य देशों के साथ इसमें सहयोग ले रहे हैं। क्या इस्राइल जैसा देश हम लोगों को इस क्षेत्र में सहयोग कर सकता है? कर सकता है तो फिर कहाँ तक।
इसी हिस्से में हम लोग यह भी देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्या है, फसलों का सस्यावर्तन क्या है, और क्या हमारे यहाँ की जो लैंड जो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने के कारण अनुर्वरक होती जा रही है, उसमें ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो योगदान दे रहा है या इसको रिड्यूस करने में योगदान दे रहा है कि नहीं। फिर आगे बढ़ के हम लोग यह भी देखेंगे कि इस क्रॉप रोटेशन के फलस्वरूप भारत में और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। फिर मित्रों इसी क्रम में हम लोग यह भी देखेंगे कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप हमारे यहाँ जीडीपी में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से यह टेक्नोलॉजी का हिस्सा अति महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रुप का महत्वपूर्ण विषय है। इन समस्त बिंदुओं को हम लोग देखेंगे इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से में, और इसके अध्ययन के फलस्वरूप आप देखेंगे कि यह कितना रुचिकर सब्जेक्ट है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी जब ये अध्ययन करने का मौका मिलेगा तो उनको भी बड़ा इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ, और ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते रहिए। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।